कभी सोचा है कि एक टिपिकल स्कूल क्लासरूम में असल में होता क्या है? ज्यादातर वक्त तो बच्चों का टीचर को सुनने, मोटिवेशनल बातें सुनने या फिर निर्देश मानने में ही चला जाता है। हाँ, मतलब ये करो वो मत करो वाली बातें। बिल्कुल। उन्हें शांति से बैठकर किताब पढ़ने, किसी कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरने या खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिलता ही कहाँ है। सही बात है। इस रिसर्च पेपर में एक बड़ी चौंकाने वाली बात लिखी है कि ज्यादातर असली पढ़ाई तो घर पर होती है, मम्मी पापा की देखरेख में। और इसी बात से हमारी आज की चर्चा जुड़ी है। हाँ, आज हम सीखने के एक बिल्कुल अलग मॉडल पर बात करेंगे जिसका नाम है लर्नोग्राफी। ये पारंपरिक शिक्षा की नींव पर ही सवाल खड़े कर देता है। जी, हमारी ये पूरी बातचीत शिव नारायण के एक रिसर्च पेपर पर आधारित है। हाँ, जिसका टाइटल है मोटर पाथवे के माध्यम से ज्ञान हस्तांतरण का प्रवाह। मतलब स्कूल इकोसिस्टम में सीखने के न्यूरोमैकेनिक्स की बात हो रही है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सीखने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो हमारे दिमाग के काम करने के नेचुरल तरीके के ज्यादा करीब हो। एक ऐसा तरीका जो सीखने को बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार और स्वाभाविक प्रक्रिया बना दे। चलिए इसे खोल कर देखते हैं। तो इस पेपर का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये है कि हमारी आज की शिक्षा प्रणाली टीचर के दिमाग के हिसाब से बनी है, स्टूडेंट के नहीं। मतलब सारा जोर लेक्चर और मुंह से दिए गए निर्देशों पर है। और यहीं से समस्या शुरू होती है ना? बिल्कुल। ये पेपर कहता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं आता, हमारा दिमाग करके सीखता है। करके सीखता है। जैसे जब कोई छात्र लिखता है, कोई डायग्राम बनाता है या मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो असल में अपने दिमाग के मोटर पाथवेज इस्तेमाल कर रहा होता है। अरे, ये तो पूरी बात ही उल्टी कर देता है। मतलब हम जिसे क्लासरूम लर्निंग कहते हैं वो असल में लर्निंग है ही नहीं, बस उसकी तैयारी है। एक तरह से हाँ, असली पढ़ाई तो घर पर हो रही है। वाह! ये मोटा गतिविधियां ही हैं जो ज्ञान को दिमाग में पक्की तरह से बिठा देती हैं। लेखक के मुताबिक क्लासरूम में तो बस जानकारी दी जाती है। अच्छा। उस जानकारी को ज्ञान में बदलने का असली काम होमवर्क के तौर पर घर पर होता है, जहां छात्र खुद अपने हाथों से काम करते हैं। तो ये तो पारंपरिक मॉडल की एक बहुत बड़ी कमी लगती है। तो फिर लर्नोग्राफी इसका क्या हल निकालता है? इसे पढ़ाने से ज्ञान के ट्रांसफर को मैनेज करने की तरफ एक बड़े बदलाव की तरह बताया गया है। ये सुनने में बहुत क्रांतिकारी लग रहा है भी। लर्नोग्राफी का मूल सिद्धांत है किताब से सीधे दिमाग तक ज्ञान का सफर। किताब से सीधे दिमाग तक, मतलब टीचर का रोल खत्म नहीं, बदल जाता है। ये मॉडल टीचर के लेक्चर को, जो एक तरह से बिचौलिया है, उसे रास्ते से हटा देता है। मकसद ये है कि छात्र सीधे सोर्स मटेरियल से सीखें। और ये किस आधार पर काम करता है? ये मोटर साइंस, सब कॉर्टिकल नेटवर्क और एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट ब्रेन पेज डेवलपमेंट पर आधारित है। ब्रेन पेज डेवलपमेंट मतलब दिमाग में ज्ञान के नक्शे बनाने की प्रक्रिया। बिल्कुल। आपने मोटर साइंस का जिक्र किया और पेपर में पेंसिल पावर का एक बड़ा मजेदार आइडिया दिया गया है। ये क्या सिर्फ लिखने की बात है या इससे कुछ गहरा मतलब है? ये बहुत गहरा है। पेंसिल पावर सिर्फ एक कहावत नहीं है। जब कोई छात्र पेंसिल पकड़कर लिखता है तो ये सिर्फ हाथ की कसरत नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। इस रिसर्च के मुताबिक लिखने का काम दिमाग के लिए जानकारी को प्रोसेस करने, उसे व्यवस्थित करने और उसे एक स्थायी न्यूरल पैटर्न में बदलने का एक तरीका है। मतलब ज्ञान का एक स्थायी निशान बनता है। हाँ, बिल्कुल। वाह, पेंसिल पावर का आइडिया तो कमाल का है। इसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर लिखने जैसी एक छोटी सी क्रिया इतनी शक्तिशाली है तो इसके पीछे हमारे दिमाग में चल क्या रहा होगा? ये मोटर पाथवे हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है। जब हम मोटर गतिविधियों से सीखते हैं तो हमारे दिमाग के कुछ खास हिस्से काम पर लग जाते हैं, जैसे कि सेरिबेलम, जो सटीकता और तालमेल को नियंत्रित करता है। यानी कि जब एक बच्चा सुंदर अक्षर बनाना सीखता है तो उसका सेरिबेलम ही उसे पेंसिल पर सही दबाव और घुमाव बनाने में मदद कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा। फिर आता है बेसल गैंग्लिया। ये आदतों और स्किल्स को ऑटोमेटिक बनाने के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं। हाँ, जैसे आप बार बार साइकिल चलाते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, आपको सोचना नहीं पड़ता। वैसे ही बार बार लिखने या अभ्यास करने से ज्ञान एक आदत की तरह पक्का हो जाता है। अच्छा,
तो ये एक तरह से दिमाग के लिए मसल मेमोरी बनाने जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरा है थैलेमस। ये हमारे दिमाग का गेट कीपर है। गेट कीपर। हाँ, ये तय करता है कि कौन सी जानकारी अंदर जाएगी, उस पर कितना ध्यान देना है और उसे कैसे प्रोसेस करना है। लर्नोग्राफी मॉडल इन तीनों हिस्सों का भरपूर इस्तेमाल करता है। तो एक डायरेक्टर, एक आदत बनाने वाला और एक गेट कीपर। समझ गया। तो इस साइंस के आधार पर लर्नोग्राफी में सीखने की प्रक्रिया असल में दिखती कैसी है? लेखक ने इसे 3 आसान चरणों में बांटा है। पहला है इनपुट। इनपुट। इस स्टेज में छात्र बिना किसी लेक्चर या शोर के शांति से स्टडी मटेरियल जैसे किताबें या डायग्राम से जुड़ते हैं। एक शांत माहौल बहुत जरूरी है ताकि दिमाग का गेटकीपर यानी थैलेमस जानकारी को ठीक से अंदर आने दे। मतलब क्लासरूम एक लाइब्रेरी जैसा हो गया, पूरी तरह शांत, कोई टीचर कुछ बोल नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल, ताकि दिमाग बिना किसी भटकाव के जानकारी ले सके। फिर आता है दूसरा और सबसे जरूरी चरण, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन। यहीं पर असली जादू होता है। यहाँ छात्र मोटर गतिविधियों के जरिए यानी लिखकर, अभ्यास करके, डायग्राम बनाकर उस जानकारी को ज्ञान में बदलते हैं। इसी प्रक्रिया में ब्रेन पेज बनते हैं। और तीसरा चरण? तीसरा है आउटपुट। इसमें छात्र अपने सीखे हुए ज्ञान को काम करके, प्रॉब्लम सॉल्व करके या ग्रुप डिस्कशन के जरिए दिखाते हैं। पर ध्यान दें, ये पारंपरिक परीक्षा जैसा नहीं है जहां रट्टा मारने की क्षमता जांची जाती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ असल समझ और उसे लागू करने की क्षमता देखी जाती है। आपने 2 बड़े दिलचस्प शब्द इस्तेमाल किए, ब्रेन पेज और साइक्लोजॉइड रिहर्सल। ये सुनने में बहुत भारी लगते हैं। क्या आप इन्हें आसान शब्दों में समझा सकती है? जरूर। ब्रेन पेज को आप दिमाग में बने ज्ञान के एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल या मानसिक नक्शे की तरह समझ सकते हैं। मानसिक नक्शा? हाँ, जब आप किसी विषय के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसे अपने शब्दों में लिखते हैं या उससे जुड़ी कोई समस्या हल करते हैं, तो आपका दिमाग उस जानकारी का एक मजबूत व्यवस्थित ढांचा बना लेता है। यही ब्रेन पेज है। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे मैं कोई नई रेसिपी सीख रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ सामग्री पढ़ता हूँ, ये हुआ इनपुट। जी। फिर जब मैं उसे अपने हाथों से बनाता हूँ, सब्जियां काटता हूँ, मसाले मिलाता हूँ, ये हुआ मॉड्यूलेशन। हाँ, आपकी मोटर एक्टिविटी। तो मेरे दिमाग में उस डिश का एक पक्का नक्शा बन जाता है। अगली बार मुझे किताब देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या यही ब्रेन पेज है? अब बात है, इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही समझा। और ये साइक्लोजॉइड रिहर्सल क्या चीज है? साइक्लोजॉइड रिहर्सल दिमाग की एक अवचेतन यानी सबकॉन्शियस दोहराने वाली प्रक्रिया है। सबकॉन्शियस? मतलब हमें पता भी नहीं चलता? हाँ, जब आप कुछ नया सीखते हैं तो सोते समय या आराम करते समय भी आपका दिमाग उन न्यूरल सर्किट को बार बार एक्टिवेट करता रहता है। इससे वो रास्ते मजबूत होते हैं और याददाश्त पक्की हो जाती है। हाँ। तो मतलब मेरी माँ जो हमेशा कहती थी कि बेटा लिख लिख कर याद करो, सब याद हो जाएगा, वो असल में मुझे न्यूरोसाइंस समझा रही थी। और आपको पता ही नहीं था? वो बिल्कुल सही कह रही थी। वो अनजाने में ही एक बहुत शक्तिशाली सीखने की तकनीक बता रही थी। ये तो कमाल है। तो अगर हम इस मॉडल को एक क्लासरूम में लागू करें तो वो कैसा दिखेगा? ये पारंपरिक क्लासरूम से कितना अलग होगा? जमीन आसमान का फर्क होगा। पेपर में मिनिएचर स्कूल का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। मिनिएचर स्कूल? हाँ, इसमें क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हर ग्रुप अपने आप में एक छोटा स्कूल होता है जहाँ छात्र खुद छोटे शिक्षक और टास्क लीडर की भूमिका निभाते हैं। तो टीचर का क्या काम हुआ फिर, अगर बच्चे ही एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं? टीचर लेक्चरर नहीं बल्कि एक मैनेजर या फैसिलिटेटर बन जाता है। उसका काम है संसाधन मुहैया कराना, प्रक्रिया पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर मदद करना। अच्छा। इससे बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं, जिससे उनकी खुद की समझ और भी गहरी होती है। और जब बच्चे खुद सीखने की जिम्मेदारी लेते हैं तो क्लास का माहौल ही बदल जाता है। और इसी से हैप्पीनेस क्लासरूम का आइडिया निकलता है ना? बिल्कुल। जब सीखना दिमाग के नेचुरल तरीके से होता है तो तनाव और परीक्षा का डर कम हो जाता है, जिज्ञासा और खोज करने की इच्छा बढ़ती है। और प्रगति को नंबरों से नहीं मापा जाता? नहीं, प्रगति को ब्रेन पेज की क्वालिटी और टास्क पूरा करने की क्षमता से मापा जाता है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और सीखने की प्रक्रिया एक मजेदार खेल बन जाती है। ये तो शिक्षा के लक्ष्य को ही बदल देने जैसा है। लेकिन इस पेपर में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी बात कही गई है, तक्षशिला मॉडल। इसके तहत केजी से लेकर मास्टर डिग्री तक की पूरी शिक्षा 20 साल की उम्र तक पूरी की जा सकती है।
सच कहूं तो ये सुनने में लगभग असंभव लगता है। मैं आपकी शंका समझ सकती हूँ। यह वाकई एक बहुत बड़ा दावा है। तो इसके पीछे तर्क क्या है? तर्क ये है कि हमारी मौजूदा प्रणाली में बहुत समय बर्बाद होता है, लेक्चर सुनने में, रट्टा मारने में और उन तरीकों से सीखने में जो दिमाग के लिए स्वाभाविक नहीं है। लेकिन 20 साल में मास्टर डिग्री, क्या स्रोत इस बात पर कोई रोशनी डालता है कि सामाजिक और भावनात्मक विकास का क्या होगा? स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए तो नहीं होता। सही बात है। तो हाँ, हम दोस्त बनाते हैं, टीम में काम करना सीखते हैं, जिंदगी सीखते हैं। क्या हम इस प्रक्रिया में बहुत तेजी से भागकर कुछ जरूरी चीजें पीछे नहीं छोड़ देंगे? ये एक बहुत ही जरूरी और जायज सवाल है। ये पेपर मुख्य रूप से सीखने के न्यूरोमैकेनिकल पहलुओं पर केंद्रित है, यानी ज्ञान को दिमाग में कुशलता से कैसे डाला जाए। तो ये सामाजिक विकास पर बात नहीं करता? सीधे तौर पर नहीं। मिनिएचर स्कूल की अवधारणा टीम वर्क और सहकर्मी शिक्षण को बढ़ावा देकर कुछ हद तक इसका समाधान करती है। लेकिन आपका सवाल अपनी जगह सही है। इस मॉडल को असल दुनिया में लागू करने के लिए निश्चित रूप से एक संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत होगी, जहां अकादमिक तेजी के साथ साथ बच्चे के समग्र विकास का भी ध्यान रखा जाए। और एक सवाल और, क्या ये तरीका हर तरह के छात्र के लिए काम कर सकता है? कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जिन्हें ज्यादा ध्यान और एक टीचर के सीधे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण चिंता है। क्या वे इस सिस्टम में पीछे छूट जाएंगे? लेखक का दावा है कि ये मॉडल अनुकूलनीय है। जो छात्र तेजी से सीखते हैं वे आगे बढ़ सकते हैं और जिन्हें ज्यादा समय चाहिए वे अपनी गति से चल सकते हैं। लेकिन यहाँ टीचर की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। कैसे? अब उसे पूरी क्लास को एक ही लेक्चर देने के बजाय उन छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना होगा जिन्हें मदद की जरूरत है। उसे एक कोच या मेंटर की तरह काम करना होगा। अच्छा, तो मतलब सैद्धांतिक रूप से ये मॉडल हर किसी के लिए काम कर सकता है, पर इसके लिए शिक्षकों को बहुत ज्यादा कुशल और चौकस होना होगा। बिल्कुल। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा और इस रिसर्च के मुख्य नतीजों को समेटें तो हमारे हाथ क्या लगता है? कुछ मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, किताब से दिमाग, ज्ञान का ट्रांसफर लेक्चर सुनने से कहीं ज्यादा असरदार है। ठीक है। दूसरी, मोटर साइंस यानी करके सीखना ज्ञान को दिमाग में कोड करने के लिए बुनियादी जरूरत है, कोई ऑप्शनल एक्स्ट्रा चीज नहीं। और क्लासरूम के लेवल पर? क्लासरूम के लेवल पर मिनिएचर स्कूल का मॉडल सहयोग और जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रगति को मापने का तरीका बदलना होगा। ब्रेन पेज की क्वालिटी और टास्क पूरा करने की क्षमता पर ध्यान देना होगा, न कि पारंपरिक परीक्षाओं पर। इससे परीक्षा का तनाव अपने आप कम हो जाएगा। और आखिर में ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। पेपर का दावा है कि ये मॉडल अलग अलग विषयों और उम्र के बच्चों के लिए स्केलेबल है, यानी इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। तो संक्षेप में ये शिक्षा में एक बुनियादी बदलाव का प्रस्ताव है, एक टीचर केंद्रित बोलने सुनने वाले मॉडल से एक छात्र केंद्रित करके सीखने वाले मॉडल की ओर। हाँ, ये सिर्फ एक नई टीचिंग टेक्निक नहीं है, बल्कि शिक्षा को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो ये केवल एक नई शिक्षण तकनीक नहीं है, बल्कि मस्तिष्क विज्ञान की हमारी समझ के आधार पर शिक्षा प्रणाली को जीरो से फिर से डिजाइन करने का एक प्रयास है। वाह! ये कहता है कि हमें शिक्षा को इस आधार पर नहीं बनाना चाहिए कि हम सदियों से क्या करते आ रहे हैं, बल्कि इस आधार पर बनाना चाहिए कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है। ये वाकई एक गहरा विचार है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो मैं आज की चर्चा को श्रोता के लिए एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरूर। स्रोत हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर सीखने की पूरी प्रक्रिया को हमारे दिमाग की बनावट के हिसाब से फिर से डिजाइन कर दिया जाए तो इंसान की क्षमता और समाज की तरक्की की सीमाएं क्या हो सकती हैं? क्या हम वाकई 20 साल की उम्र तक अपनी पूरी औपचारिक शिक्षा खत्म कर सकते हैं, जैसा कि तक्षशिला मॉडल सुझाता है? और अगर ऐसा हो सका तो उस अतिरिक्त समय का हम एक समाज के तौर पे क्या करेंगे?